बच्चों ये जो गोमती नदी है, गोमती, गंडक, ये हमारी गंगा की सहायक नदी हैं। ये देखिए जो लाइन जा रही है ये हमारी क्या है, गोमती नदी। ये देखिए ये हमारी गंडक नदी है, तो ये हमारी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों तिब्बत में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी कुछ बात है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इस नदी को हम लोग सापो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सापो। ठीक है बच्चों, तो तिब्बत में इसको सापो कहते हैं। तो ये तिब्बत में सापो, असम में ये यहाँ से तिब्बत से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है। तो असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो असम में इसको बच्चों ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं। फिर ये असम से होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में आ जाती है। तो ये बांग्लादेश में आकर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश में आकर ये गंगा से मिल जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं बच्चों, मेघना बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा के साथ जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उसके संयुक्त रूप को मेघना बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में सापो कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेघना बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए बिहार में एक नदी है कोसी नदी। तो ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो ये इतना जो पूरा पोर्शन है ये हमारा बच्चों, ये क्या है, हिमालय की हिमालय है। ये जो पूरा है हमारा, ये क्या है, ये हिमालय है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, ये सब हमारी क्या है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एरिया क्या है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और नीचे का क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, तो ये जो हमारी कोसी नदी है, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, तो ये नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये प्रायः अपना मार्ग बदलती रहती है, और इसमें आने वाली बाढ़ से इससे क्या कहते हैं कि बिहार में बहुत अधिक तबाही देखने को मिलती है। तो इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, सौरो और बिहार भी बोलते हैं। बच्चों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये बिहार स्टेट देख रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है ये हमारी क्या है, कोसी नदी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हमारी दामोदर नदी। ये देखिए, ये जो देख रही है हमारी दामोदर नदी है। तो दामोदर क्या है, गंगा की सहायक नदी है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बच्चों, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और पश्चिम में बहते हुए हुगली में मिल जाती है। तो इस नदी में भी बहुत अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसको क्या कहते हैं, बंगाल का अभिशाप कहते हैं। तो किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं बच्चों, दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि चंबल नदी के बारे में। तो बच्चों जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के इंदौर के क्षेत्र से ये निकलती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और उत्तर मध्य भाग में ये जो हमारी है, उत्तर मध्य भाग के। तो बच्चों ये जो हमारी चंबल नदी है यह हमारी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित केह क्षेत्र के जानापाह पर्वत से निकलती है, और उत्तर मध्य भाग में, ये देखिए उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है बच्चों। चंबल, बेतवा, ये सब यमुना के सहायक नदी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित केह क्षेत्र के जानापाह पर्वत से निकलती है, और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। और बेतवा भी क्या है बच्चों, बेतवा भी हमारी
यमुना की सहायक नदी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों नर्मदा नदी के बारे में। तो ये जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्पत्ति होती है। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारी है नर्मदा नदी, और इसी के नीचे बिल्कुल पैरेलल मतलब समानांतर जो नदी बहती है उसको हम लोग ताप्ती नदी कहते हैं। तो ये दोनों नदियाँ हमारे पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी नर्मदा नदी हो गई, और इसी के नीचे पैरेलल हमारी जो नदी है वो हमारी है ताप्ती नदी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं महानदी। तो ये देखिए ये जो हमारी है महानदी उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से में ये नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। ठीक है, और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये महानदी कहाँ पे है? महानदी उड़ीसा में। इस पे कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी जो है ये हमारी, देखिए गोदावरी नदी देख रहे हैं, ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व, तो ये देखिए हमारा दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो हमारी गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है? ये गोदावरी नदी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी। तो वो जो कृष्णा दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। गोदावरी नदी जो है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, और कृष्णा हमारी दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये है महाराष्ट्र होते हुए, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है कृष्णा नदी का? ये देखिए आप देख रहे हैं हमारी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास होता है। ये महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नदी आती है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी कौन सी नदी आती है बच्चों? कावेरी। तो ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। और ये देखिए ये हमारी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी भारत की मुख्य नदियाँ। फिर से मैं बता दे रही हूँ, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी महान सरोवर से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं हमारी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सापो कहते हैं। तिब्बत से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम में आती है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ इसका नाम मेघना होता है। वहाँ ये गंगा के साथ मिलकर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं चंबल और बेतवा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंडक, गोमती, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी जिसको कि बिहार का शोक कहते हैं, ये देखिए ये हमारी कोसी नदी है। ठीक है, दामोदर नदी ये हमारी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पड़ती है। महानदी उड़ीसा में है जिसपे हीराकुंड डैम बना हुआ है। गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो कि हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
कृष्णा दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास इसका उद्गम स्थान है और यह महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चों। कावेरी नदी, जिसको कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये कर्नाटक के कर्क के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आपको इसको अपनी नोटबुक में, ज्योग्राफी की नोटबुक में इन सब नदियों को लिखना है और मैप में फिल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस लेक्चर में आपको भूगोल पार्ट 6 भारत की मुख्य फसलें चैप्टर समझा रही थी। आज मैं इसी से रिलेटेड आपको मैप वर्क समझाने जा रही हूँ, तो जिसमें मैं बात करूँगी कि भारत की मुख्य प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी गेहूं। तो गेहूं का उत्पादक क्षेत्र बच्चों, गेहूं सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं गन्ना। तो गन्ना ये जो कि हमारी क्या है, गेहूं, गन्ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी व्यावसायिक फसलें हैं। ठीक है, तो इसके हम उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारी आती है चाय, जो कि हमारी एक पेय फसल है और ये हमारी क्या है, ये हमारी बागानी फसलें हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है, असम, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी हमारी एक प्रमुख पेय फसल है जो कि हमारी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है रबड़। तो रबड़ भी हमारी एक बागानी फसल है जो कि हमारी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी कपास। तो कपास जो कि हमारी व्यावसायिक फसल है जो हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों जूट। तो जूट हमारी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय में पैदा होती है। तो जूट को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चावल। चावल हमारा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पैदा होता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है। अब बच्चों मैं इसको मैप में समझाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मुख्य फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र लिखे हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इसके सिंबल बनाए हुए हैं। तो गेहूं को देखिए मैंने इस सिंबल से दर्शाया है और उसके बाद गन्ने को मैंने इससे, कॉफ़ी और उसके बाद रबड़। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले गेहूं। तो गेहूं का जैसा मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश। तो आप ये देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में ये देखिए हमारा गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब, फिर उसके नीचे ही हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों आपको अपनी नोटबुक में, ज्योग्राफी की नोटबुक में इस मैप वर्क को करना है। इसी चैप्टर के बाद, भारत की मुख्य फसलें चैप्टर के बाद आपको इस मैप वर्क को करना है और मैप को फिल करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी फसल आती है गन्ना। तो बच्चों गन्ना जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉफ़ी। बच्चों कॉफ़ी की जो है पैदावार हमारी देखिए देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद अब बच्चों हमारा आता है रबड़। तो रबड़ जो कि हमारी बागानी फसल है। तो रबड़ का आप देख सकते हैं कि एरिया, तो बच्चों रबड़ आप देख सकते हैं, रबड़ हमारा केरल। तो ये देखिए ये जो है रबड़ हमारा केरल में। उसके बाद हमारा कर्नाटक में भी रबड़ का होता है। ठीक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो रबड़ का हमारा उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। तो ये मैंने बताया आपको गेहूं, गन्ना, कॉफ़ी, रबड़ और उनके उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट हम फसल की बात करने जा रहे हैं बच्चों कपास। ठीक है, यानी कॉटन। तो कपास की देखिए पैदावार कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में हमारी कपास की पैदावार होती है।
ठीक है, और कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बच्चों रबड़। तो रबड़ जो कि वो भी हमारी क्या है, एक बागानी फसल है। तो रबड़ का देखिए आप देख सकते हैं सिंबल, ये रबड़ का सिंबल है। तो ये हमारे कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं जूट। तो जूट देखिए हमारी बिहार, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जूट की पैदावार होती है। जूट को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों चावल। तो चावल आप देख सकते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हमारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हमारा कर्नाटक में चावल की पैदावार होती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी प्रमुख फसलें थी, गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, रबड़, कपास। ठीक है, रबड़, जूट और चावल। तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य फसलें हैं। ठीक है बच्चों, कपास, चाय। तो चाय का भी जैसे मैंने आपको बताया, चाय का भी हमारा क्या है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हमारी सब मुख्य फसलें हो गई, गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, रबड़, कपास, चाय, जूट और चावल। तो स्टूडेंट इसको आपको अपनी नोटबुक में ये पूरा आपको भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र लिखने हैं, और मैप में जैसा कि मैंने फिल किया है ऐसे ही आपको फिल करना है, आइकन बना के इसके सिंबल बना के, और उसको मैप में फिल करके इसको पेस्ट करना है अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, और ये किस चैप्टर के बाद करना है आपको, भारत की प्रमुख फसलें चैप्टर के बाद इस मैप वर्क को आपको करना है, क्योंकि ये जो मैप वर्क है आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।